हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। जो 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे CBT 1 के 30 शिफ्ट में 300 के 30 शिफ्ट के ये आखिरी डे का एग्ज़ाम चल रहा है 31/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद 2 शिफ्ट बचा हुआ है। उसके बाद तब CBT 1 का क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं 300 के 30 शिफ्ट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ पे करंट अफेयर और इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध हैं। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विपुल सैलभ की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 साल बाद सैलभ की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सैलभ का कितने साल का है? तो यहाँ पे क्या किया गया है देखेंगे। एज से रिलेटेड सम क्वेश्चन है। विपुल को B से डोनेट करते हैं। मान लिए इसका उम्र क्या है X, सैलभ की तुलना में 16 साल छोटा है, तो सैलभ का आयु कितना होगा? विपुल सैलभ की तुलना में कितना है? 16 वर्ष छोटा है, तो सैलभ का आयु क्या हो जाएगा? सैलभ का आयु हो जाएगा X + 16। कोई दिक्कत नहीं। अगर विपुल X वर्ष का है तो ये कितना है? उससे 16 वर्ष बड़ा है, तो X + 16। अब क्या कर रहा है? 16 साल बाद अब क्या कर रहा है कि अब से 12 साल बाद, अब से 12 साल बाद का मतलब होता है प्लस, तो दोनों के उम्र में प्लस हो जाएगा 12, इधर भी हो जाएगा X + 16 + 12। क्या हो जाएगा? ये X हो गया, और उसका दोस्त का उम्र क्या हो जाएगा? X + 16। तो क्या कर रहा है कि 12 साल बाद, तो ये 12 साल बाद क्या हो जाएगा? X + 12, ये हो जाएगा कितना? X + 16 + 12। क्या कर रहा है? आयु विपुल की आयु का 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना होगा। 1.5 का मतलब क्या? 3/2। ठीक है, इसी को बस सॉल्व कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस कितना हो गया? 12 × 36। इधर कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 28। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 28 × 2 कितना हो गया? 56। अब x को एक जगह लाएंगे। ठीक है, x को कहाँ लाएंगे? एक जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x - 2x बराबर 36 में 56 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। ये x का वैल्यू जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? x + 6 का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू आ गया 20, यहाँ पे कितना है? 16 + 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC सर्वांशंग है त्रिभुज XYZ का। कोण ABC = 55 डिग्री। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC सर्वांशंग है किसका? त्रिभुज XYZ का। कह रहा है कि कोण ABAC 55 डिग्री, यानी कि कोण ये कितना है? 55 डिग्री। तो पूछा है XYZ यानी कि ये वाला कोण क्या होगा? तो जब ये सर्वांशम है, यानी सर्वांशम का मतलब क्या है कि इसका एक कोण इसके बराबर होगा, इसका एक कोण इसके बराबर होगा, और इसका एक कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण जितना होगा उतना ये भी होगा। ये जब 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 ही होगा। ये भी क्या होगा? 55। ऑप्शन नंबर A।
दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना समय लगता है? 3.5 घंटा का समय लगता है। तो किया जा सकता है, यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय में कितना की बचत होगा? तो क्या करा है कि समय में कितना की बचत होता है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, कितना घंटा जा रहा है? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब कितना हो गया? 3 दूना 6 1 7, 7/2। इसको कटा देंगे 2 से, तो 2 से कितना बार में कटेगा? 31 बार में। 31 गुना 7 कर देंगे, 31 गुना 7 ये हो गया 7, ये हो गया 7 या 21, 217 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है? 217 किलोमीटर की दूरी। अब ये दूरी का जो है स्पीड चेंज हो जाएगा। अब ये 217 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करेंगे? पहले तो 62 करता था, लेकिन अब कह रहा है कि 8 की वृद्धि कर दिया जाए। तो 62 + 8 कितना हो गया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर ये दूरी तय करेंगे तो कितना होगा? 217 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करेंगे तो 3 बार में कितना चला जाएगा? 210। 210 किलोमीटर कितना घंटा में तय हो गया है? 3 घंटा में 210 किलोमीटर दूरी तय हो गया है। अब बचा है कितना? मात्र 17 किलोमीटर दूरी बचा है तय करने के लिए। तो समझिएगा यहाँ पे 70 किलोमीटर यानी कि 70 किलोमीटर की दूरी तय होता है कितना में? 60 मिनट में। तो 7 किलोमीटर की दूरी कितना हो जाएगा? इसको 10 से भाग दिए तो इसको भी 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट में दूरी तय होगा। पहले लगता था 3 घंटा 30 मिनट, अब कितना लग रहा है? 3 घंटा में तो 210 किलोमीटर दूरी किया था और 6 मिनट, यानी कि 3 घंटा 6 मिनट की दूरी अब लगता है अभी। तो समय में बचत कितना हुआ? पहले 30 मिनट लगता था, अभी कितना लग रहा है? 6 मिनट। तो कितना का बचत हो रहा है? 24 मिनट का बचत हो रहा है। कितने मिनट का बचत हो रहा है? तो 24 मिनट का बचत हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा डीपली था क्योंकि क्वेश्चन में घुरा के पूछा था कि कितने समय का बचत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से पहले पढ़े, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। क्या क्वेश्चन? मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताइए जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका नाम क्या है? सुरजाबाला देवी। नाम क्या है उसकी? सुरजाबाला देवी। ये कहाँ की है? तो मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कॉलम घटकों का आपस में मिलान करें और दिए गए विकल्प का सही विकल्प का चयन करें। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, वैसा तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु अणु संख्या समान। ठीक है, परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है। ये डाल्टन का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? डाल्टन का। सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम धन आयन होता है। ये 4 का हो जाएगा। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या है? परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो 1 का डी। अब यहाँ से हम मिला लेंगे ऑप्शन किसका किसका क्या होगा। तो 1 का 3 तत्व के निश्चित अनुपात में सही है। बी का 1, बी का परमाणु विखंडित नहीं होता, डाल्टन ने कहा था, सही है। सी का 4 सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम धन आयन होता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक की अणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समान होता है। तो एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं, मिलान कर देते हैं। तत्व की निश्चित अनुपात मिश्रित अवस्था में क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 3।
परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, ये किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। एक सल्फेट और ऑक्जिलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम क्या होता है? धन आयन। इसका क्या हो जाएगा? 4। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु के द्रव्यमान में होता है परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन, नीचे बच्चे के एक समूह में की आयु दी गई, उनकी माध्यिका क्या है? अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो माध्यिका ये देख के ही जाना। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है मैथ में, तो इसे देख के जाना, नहीं तो 1 नंबर छूट सकता है। जब माध्यिका की बात करें तो दिए गए संख्या को पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 2 बार है, ये ध्यान देना है, 9 2 बार है। यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसे क्या करेंगे? 8 है तो इसका क्या कहते हैं? मध्य वाले को लेंगे, मध्य वाले को 3 आधा इधर से छोड़ेंगे, आधा उधर से छोड़ देंगे। 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से, तो मध्य वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, मध्य वाले को पकड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 7/2 कितना हो गया? 13/2 कितना हो गया? 6.5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 6.5 नंबर 1। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे और उसके बाद मध्य वाले की बात करेंगे। कब? जब n बराबर सम संख्या हो। सम हुआ तो ये दोनों प्लस के, और जब विषम होता तो आधा इधर से छोड़ देते, आधा आधी मिडिल वाला जो होता वही इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन, यदि 208.4/5 लंबाई की एक छड़ को 23.1/5 लंबाई के बराबर टुकड़े में काटा जाता है तो कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे? कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 208 × 5 कितना हो गया? 1040 + 4, ये टोटल कितना हो गया? 1044 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना है? 23 × 5 = 115 और 1 16, 116/5 ये हो गया 1044/5। अब इसी से क्या करना है? इसको भाग देना है, इससे भाग देना है इसमें, तो दे देंगे भाग। जब भाग देंगे तो क्या आएगा? ये आया था 144/5, और जब भाग देंगे 116 से /5 तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 5 क्या हो गया? कैंसिल। जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 9 बार में। कितने बार में कटेगा? 9 बार में। इससे क्या पता चलता है कि 23.1/5 के कितने टुकड़े निकलेंगे? तो 9 टुकड़े निकलेंगे। कुछ था ही नहीं, इसे सिर्फ सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, छात्र दिए गए हैं WXYZ, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। मैक्सिमम नंबर कितना बोल रहा है? कि 100 है। मैक्सिमम नंबर कितना है? 100 नंबर है। अब क्या करा आगे? दी गई तालिका में PQRM के छात्र के प्राप्तांक पर निर्धारित है, तो दिए गए आधार पर वह छात्र PCM को मिलाकर सबसे कम नंबर कौन लाया है? सबसे कम नंबर कौन लाया है, यही पूछ रहा है। तो सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने का नियम देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए थोड़ा सा अपना फार्मूला लगाना पड़ता है। तो सब में 0 है तो 0 को हम नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 6 7 ऐसा करके जोड़ेंगे। 7 6 कितना हो गया? 16, 5 कितना हो गया? 21, 21 8 कितना हो गया? 29, 29 29, ठीक है। और 0 बचा था 5, तो ये हो गया 295। फिर अगला को जोड़ेंगे x को।
5 वाले को पहले छोड़ देंगे, ठीक है। 5 8 कितना हो गया 13, 13 9 कितना हो गया 13 9 गया 22, 22 6 हो गया 28, और एक 5 यहाँ था, एक 5 यहाँ था, 28 एक कितना हो गया 29, 290। अब अगला को जोड़ेंगे 60, 60 को नहीं जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 9 कितना हो गया 8 दूना 16 1 17, 17 4 21, ये कितना हो गया 210। अब फिर जेड को जोड़ेंगे 9 8 17, 17 4 21, 21 6 27, यानी कि हो गया 275। तो पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम इसमें कौन है 210, यानी कि y सबसे कम नंबर लाया है। कौन लाया है y सबसे कम नंबर लाया है। अगला क्वेश्चन, उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने मूल्य पर बढ़ाकर बेचना चाहिए। कह रहा है कि कितना मूल्य ज़्यादा कर कर बेचना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं तो गलती हो सकता है। कह रहा है 696 रुपये में बेचे तो 13% की हानि हुई। कोई भी वस्तु को जब हम 100% से कम में बेचते हैं तो हमारे लिए क्या होता है हानि होता है। तो जितना हानि होता है उसको माइनस कर देते हैं। 13% हानि यानी कि 87%। 87% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 696। तो हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होता है। क्या होता है 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे क्रय मूल्य, मान लिए x, कर देंगे क्या तिरछा तिरछी गुना इसके साथ। तो क्या हो गया 696 गुना 100 बटे 87, कितना हो जाएगा 87। इसको अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 8 7 35, ये कटेगा, देख लेते हैं कितना बार में कटेगा। ये कटेगा अगर देखा जाए तो 696 गुना 100 बटे 87, इससे अगर कटाया जाती कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार में। कितना बार में कटेगा 8 बार में। 8 गुना 1 कितना हो गया 800, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया 800। अब कह रहा है कि इसमें हमको 10% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है 10% का लाभ कमाना है, यानी कि 100% का वैल्यू हो गया 800। हमें क्या कमाना है 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब कितना 110%, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना क्या हो जाएगा 800 गुना 110 बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 880 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि उस सामान के मूल्य में कितना की बढ़ोतरी किया जाए। तो पहले कितना हम बेचे थे 696 में, अब कितना हम बेच रहे हैं 880 में। तो कितना रुपए का अंतर हो रहा है यही पूछ रहा है। जब इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा, देख लेते हैं घटा के। 880 माइनस 696, 4 यहाँ पे बचा कितना 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ पे बचा कितना 7 में 6 गया 1, 184 रुपये राइट आंसर होगा। 184 रुपये उससे ज़्यादा अंकित करना होगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य होकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाक्रम की वीरता सुना रहा था। खुद वो अंधा था लेकिन वो दैवीय दृष्टि के कारण वह देवता से प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वो महाभारत जैसे युद्ध को देखा और उसे धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो उसका नाम क्या था संजय। क्या नाम था संजय। अगर महाभारत की बात कहा जाए, महाभारत नाम कैसे पड़ा। जब स्टार्टिंग की बात किया जाए महाभारत में
तो इसमें 8800 श्लोक था। कितना श्लोक था? 8800। तो इस समय इसको कहते थे जय संहिता। क्या कहते थे? जय संहिता। जब इसके श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गया तो इसे क्या करने लगे? भारत संहिता। क्या करने लगा? भारत संहिता। जब इसकी श्लोक की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गया तब इसे क्या कहने लगे? महाभारत। जब इस श्लोक की संख्या कितना बढ़कर हो गया? 1,00,000, तो इसे क्या करने लगे? महाभारत। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य यही है। क्या? महाभारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? महाभारत काव्य, महाभारत। अगर महाभारत का युद्ध की बात करें तो युद्ध कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध के परिणाम के स्वरूप जो आया हम लोग के बीच, वो क्या आया? गीता नामक। गीता जो पुस्तक है यहीं के कारण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए भिन्न में कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? 9/17 के बराबर नहीं है। बारी बारी से ऑप्शन को कटा के देखना होगा। ऑप्शन ए दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 चेक करते हैं। 27 51 ये तो कट जाएगा। 9 तिया 57, 17 तिया 51, ठीक है। 21 तिया 63, 17 9 में 21, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन क्या नहीं कटेगा? 118/221 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर दिया गया था? तो ये विचार जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम में दिया गया था कि दो अलग अलग वस्तु पर बल लगेगा और दोनों की दिशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। बंदूक जो छोड़ते हैं तो उसमें वही एनर्जी यही काम पे करता है, जिसके कारण बंदूक छोड़ने वाले आदमी पीछे हट जाता है। नाव से कूदते समय नाव क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। वो सब क्या फॉलो करता है? गति का तीसरा नियम। अगर गति का दूसरा नियम की बात करें तो इसमें फोर्स का परिभाषा है। फोर्स का परिभाषा यानी कि F बराबर ma मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम कहता है कि जड़त्व का नियम है। कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तब तक वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बायोगैस का घटक नहीं है। नॉट कंसीडर्ड ऑफ बायोगैस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक जो है वो क्या है? मीथेन है। मीथेन की बात करें तो ये 60 से 65% पाया जाता है बायोगैस में। अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो ये क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर उत्तर में से कौन सा किसी एक मौजूद उत्तर में चित्र में फिगर में है? अब पूछ रहा है कि ये वाला फिगर किसी न किसी फिगर में है तो बताना है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये फिगर इसमें है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस तरह, इस तरह और इस तरह और इस तरह, इस तरह, इस तरह और ये इस तरह है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए तो 5/6 प्राप्त होता है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है? एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी बटे वाले संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। 4/5 क्या है? परिमेय संख्या। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। अब क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या का
हर अंश से 10 अधिक है, यानी कि हर अगर x है तो अंश कितना हो जाएगा, हर अंश से 10 अधिक है। अगर अंश अगर दिया हुआ है x तो हर कितना है, x + 10 है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए, अंश में क्या कर दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए, हर में क्या कर रहा है, 3 कम कर दिया जाए, तो ये कितना प्राप्त होता है, 5/6, 5/6 प्राप्त होता है। तो वास्तविक में परिमेय संख्या कितनी है, तो इसी को बस सॉल्व कर देना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 6 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस है तो प्लस, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बराबर, ये इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 गुना 5 गुना x 5x, और ये कितना हो जाएगा, +7 × 5 = 35। यहाँ पे 6x, यहाँ पे 5x, घटाएंगे तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा, और 35 में 24 चला जाएगा 11, x का वैल्यू कितना आ गया, 11, x का वैल्यू कितना निकल गया, 11। तो x हम लोग माने थे क्या, अंश मारे थे, अब हर क्या है, तो x + 10 था, x का वैल्यू कितना है, 11, तो हर कितना हो जाएगा, 11 + 10, 11 कितना हो गया, 21 राइट आंसर होगा, 11/21 राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, रेलवे के द्वारा ये गलत आंसर है, ये आंसर होगा 11/21। अगला क्वेश्चन, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु का दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरीकरण की एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, सवाल को समझेंगे। क्या कर रहा है, हाइट दिया है, ऊंचाई एक वस्तु की HO, वस्तु की हाइट है तो HO मान लेते हैं 1.2 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, कितना है, प्रतिबिंब की दूरी को V से डोनेट करते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे वस्तु का जो दूरी दिया है, u दिया है, वो कितना दिया है, -30, क्योंकि ये दर्पण के पहले मतलब दर्पण से पहले, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा है क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले आवर्धन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पहले आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन m कहते हैं, आवर्धन को m कहते हैं। ये क्या होता है, माइनस v क्या है, v यहाँ पे दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये वस्तु के पीछे है। अब -v बटे क्या होता है, u, यानी कि वस्तु क्या, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर, ये क्या हो जाएगा, h1 मतलब यानी कि जो पूछा गया है प्रतिबिंब की हाइट बचे HO। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। -v का वैल्यू कितना है, -v का वैल्यू है -60, u का वैल्यू कितना है, -30। अब h1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन HO का वैल्यू पता है 1.2, कितना है, 1.2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे।
ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो -2 गुना 1.2 कितना हो जाएगा, 2.4 माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2.4 सेंटीमीटर। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। अब इसका पूछ रहा है कि कैसा प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से, तो कैसा बनेगा, ये इस तरह बनेगा ऐसा, ठीक है। ये घुसेगा और ये इस तरह से बाहर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखने से पता चलेगा। ऑप्शन 4 फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर चित्रंकित होता है। अब यहाँ पे दिया है कि ये कागज ऐसे मोड़ा गया है, तो मोड़ा जब जाएगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखेंगे एक गोल के अंदर इस तरह का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। गोल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये त्रिभुज जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ये गोल वाला आ जाएगा। तो ऐसा फिगर जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। कह रहा है कि इसको पलट के मोड़ना है, यहाँ से मोड़ना है, तो कैसा फिगर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी के तरह फिगर बनेगा। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2017 को पटाया में रॉयल कप जीतने वाले भारतीय गोल्फर का नाम बताएं। यह 2017 का 29वां एशियाई टूर खिताब था। तो कौन था, शिव कपूर। कौन था, शिव कपूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो बहती है वो कौन सा नदी है, ऑरेंज नदी। नील नदी मिस्र में बहता है, ऑरेंज नदी कहाँ बहता है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में वो अंतिम तत्व क्या है, थोरियम है। कौन सा है, थोरियम। 56 तत्व चुने थे जिनमें से लास्ट वाला कौन था, थोरियम था। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।